तो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ी थी जिसमें हमने इफ एज नेस्टेड इफ, एज इफ लैडर और स्विच केस के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था, इटरेटिव स्टेटमेंट्स जिनको हम बोलते हैं वाइल, टू वाइल और फॉर लूप। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने जंप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा ब्रेक के बारे में, कंटिन्यू के बारे में, गो टू के बारे में। हमने ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ भी देखा कि कैसे ब्रेक और कंटिन्यू को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स में जो कन्फ्यूजन रहती है वो ये रहती है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ। पेपर में जो क्वेश्चन आ चुका है वो ये आ चुका है कि आपके नेस्टेड लूप्स लगे हुए हैं। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगता है। तो मान लो एक फॉर लूप लगा हुआ है, उसके नीचे दूसरा फॉर लूप लगा हुआ है, उसके अंदर दूसरा फॉर लूप लगा हुआ है, और उस जो अंदर वाले फॉर लूप है उसके अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट है। तो वे सारे लूप्स को सारे लूप से हम एग्जिट हो जाएंगे, या वो जो इनर मोस्ट फॉर लूप था उससे ही हम एग्जिट होंगे? तो हमारा आंसर होगा इनर मोस्ट लूप से ही ओनली एग्जिट होंगे, बाहर वाले लूप में हम चलते रहेंगे। ठीक है, मैं दोबारा वो अपना क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ कि मान लो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो और आपने नेस्टेड लूप्स लगा रखे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो बिल्कुल ही इनर मोस्ट लूप है, तो ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ इनर मोस्ट लूप से ही एग्जिट करने के लिए होगी, जहाँ पे आपका ब्रेक स्टेटमेंट होगी। बाहर वाले लूप आपके चलते रहेंगे यूँ के यूँ, उनमें कोई भी किसी टाइप की कोई स्टॉपेज या टर्मिनेशन नहीं होगी, आप एग्जिट नहीं होगे वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो खैर, आज मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। जनरली स्कूल कॉलेजेस टाइम में हमें ये असाइनमेंट्स में दिए जाते हैं। तो आप देखो कैसे। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। वहाँ पर मुझे स्टूडेंट से प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, रेट लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम लेना है, और फिर मुझे उसके लिए उसके बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 + रेट बाय 100 रेज टू द पावर टाइम, जो भी टाइम है, और माइनस में प्रिंसिपल अमाउंट हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो सब ईजी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने तीन हेडर फाइल्स इंक्लूड की। पहली हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की है हैश इंक्लूड stdio.h। दूसरी हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की है हैश इंक्लूड conio.h। और तीसरी मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है math.h। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, और जैसा भी हमारे यूज़ के ऊपर होता है हम वो हेडर फाइल को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मैं मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। आप नीचे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ किया है जिसका नाम है POW, पावर। पावर के लिए होता है ये POW, एक पावर फंक्शन है। और ये फंक्शन हमारे पास प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन है ऑलरेडी math.h हेडर फाइल के अंदर। तो इसलिए मुझे math.h फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि मैं पावर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा था। अगर मैं पावर फंक्शन को यूज़ करता हूँ और math.h फाइल को इंक्लूड नहीं करता तो मेरे को एरर मैसेज मिलेगा, क्योंकि पावर फंक्शन कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, इसलिए ये एरर देगा। इसलिए मुझे यहाँ पे math.h को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स मेन फंक्शन लिखा है, और मेन फंक्शन से पहले हम जनरली वर्ड लिखते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, कन्फ्यूजन था कई स्टूडेंट्स को कि वो बुक्स में देखते हैं कि कई बार मेन के आगे इंट लिखा रहता है, इंट मेन। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, आप यहाँ पे इंट मेन भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। आपको ये जो मैंने मेन फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है, इसमें बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट जो लिखनी होगी वो लिखनी होगी रिटर्न 0, RETURN, रिटर्न के बाद स्पेस देके 0 फिर सेमी कोलन, अगर आप इंट लिखते हो तो। अगर वॉइड लिखते हो तो आपको वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि वॉइड से हमारे फंक्शंस को हम इस तरीके से बना देते हैं कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करें। एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन था कि एक जगह पेपर में आया हुआ था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब किस डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स, एक फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करता है ओनली। क्वेश्चन नोट कर लें कि क्या क्वेश्चन है। एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट किस डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है?
एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो बाकी हम जो भी यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो वो नहीं करेगा। अगर इंट लिखोगे तो वो करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, फिर मैंने इसकी बॉडी स्टार्ट की ओपन कर्ली ब्रेस के साथ, और इसकी बॉडी को क्लोज किया मैंने नीचे क्लोज कर्ली ब्रेस के साथ। इसके बीच में हमने पूरे फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक क्लास में आपसे ये भी पूछा था कि मेन फंक्शन आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन है। तो हम मेन फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही बोलते हैं। एक पेपर में आ भी चुका है ये, यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि हमेशा हम ही तो मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हाँ, ये फंक्शन ज़रूर हमें इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले इस फंक्शन को ही पढ़ता है। अगर ये फंक्शन आपके प्रोग्राम में नहीं है तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। लेकिन ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारा डाटा फ्लोट में लिया है, क्योंकि जब हम 100 से डिवाइड करते हैं या कोई भी पावर का यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आने की संभावना ज़्यादा रहती है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। तो मैंने फ्लोट में ही लिया है। मैंने लिया फ्लोट स्पेस पी मैंने लिया प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, आर मैंने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, टी मैंने लिया टाइम के लिए, और सी मैंने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। मतलब ये एक वेरिएबल रहेगा जिसमें आफ्टर कैलकुलेशन हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने CLR फंक्शन यूज़ किया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ की हेल्प से हम इस मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे, जिसमें लिखा होगा एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ये स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। इससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी कि वो पहले प्रिंसिपल डालेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, और फिर टाइम डालेंगे। तो स्कैनर फंक्शन से हमने इनको इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3% यूज़ किए हैं। पहला % यूज़ किया है मैंने प्रिंसिपल के लिए, दूसरा %f मैंने यूज़ किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तीसरा %f मैंने यूज़ किया है टाइम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इनको डबल कोट्स में इनक्लोज कर दिया। फिर कॉमा के बाद %p, %r, %t। तो %, का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। तो इसका मतलब एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ r, एड्रेस ऑफ t। मतलब पहली वैल्यू आपकी p के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आपके आर के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी, और तीसरी वैल्यू आपकी टी के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। मतलब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है जो उनके एड्रेसेस पे स्टोर है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिखा सी इज इक्वल टू पी। पी इज़ फॉर प्रिंसिपल। हम फार्मूला की तरफ ध्यान देंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू द पावर टी, हमारा टाइम, उसके बाद माइनस प्रिंसिपल। तो हम वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सी इज इक्वल टू पी लिखा मैंने, पी फॉर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, फिर 1 प्लस रेट बाई 100 की रेज टू द पावर टाइम होता है ना। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई कीबोर्ड में हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो यहाँ पे मैं पावर फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लिखा पी और डब्ल्यू पावर के लिए, ब्रैकेट स्टार की पावर फंक्शन की, कोई पैरेंथेसिस तो आएंगी फंक्शन है। फिर मैंने 1 प्लस रेट बाई 100 मतलब 1 प्लस आर बाई 100 जो है, इसको मैंने अलग से पैरेंथेसिस में ले लिया, ये अलग से कैलकुलेट होंगे। और फिर कॉमा मैंने लिखा टी, मतलब 1 प्लस रेट बाई 100 पहले कैलकुलेट हो जाएगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, फिर उसकी पावर होगी टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने माइनस पी किया है, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सी के अंदर आ जाएगा। तो मैंने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज %0.2f फिर सी। स्टूडेंट, मैंने आपको एक लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि %0.2f का क्या मतलब है। ये 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दिखाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो आपको 6 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दिखाता है फ्लोट के अंदर। लेकिन अगर मैंने %0.2f लिखा है तो वो 2 डेसिमल प्लेस तक ही हमें वैल्यू को शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में गेट सी एच हमने पढ़े थे, कुछ हमने करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े थे। तो गेट सी एच इज ए करेक्टर इनपुट फंक्शन, और ये आपसे एक इनपुट तो एक्सेप्ट करवाता है लेकिन उसे स्क्रीन पे शो नहीं करता। तो हमारे लिए ये काम चल गया कि ये स्क्रीन को हमारे लिए वहाँ पे आउटपुट दिखाने के लिए रोके रखता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से Alt F5 करके आउटपुट स्क्रीन या यूज़र स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये हमें साथ के साथ उसी स्क्रीन पे रिज़ल्ट दे देता है, क्योंकि ये हमारे लिए वेट कर रहा होता है वहाँ पे कि हम कोई करेक्टर इनपुट डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है मेरे पास है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब मुझे यूज़र से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेना है, एक्सेप्ट करवाना है, फिर उसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस टेम्परेचर में। तो स्टूडेंट, इसका भी जो फॉर्मूला है वो हमें नोट कर लें। ये फार्मूला होता है इसके लिए, C इज इक्वल टू, सी मीन्स सेल्सियस टेम्परेचर,
इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे मैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के लिए ले रहा हूँ, सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 जो कि मैंने पैरेंथेसिस में ले रखा है मल्टीप्लाई 5/9। सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9 ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल और कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूले का खेल है सारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं, एक एफ और सी, लेकिन मैंने कोई अलग से ऊपर हेडर फाइल नहीं ली, जैसे वहाँ पे मैंने मैथ्स डॉट एच ली थी, क्योंकि वहाँ पे मैं एक स्पेशल पावर फंक्शन को यूज़ कर रहा था। यहाँ कोई मैं स्पेशल अलग से कोई फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहा जो मैथमेटिकल फंक्शन हो। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करके, एक तो stdio.h और दूसरी conio.h। फिर मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन से पहले मैंने वॉइड लगा रखा है और ओपन करली ब्रेसेस की मैंने बॉडी स्टार्ट कर दी। फिर स्टूडेंट्स मैंने लिखा फ्लोट एफ कॉमा सी, मैंने दो फ्लोट वेरिएबल्स ले लिए, एक एफ लिया, एफ मैंने लिया है आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के लिए और सी मैंने लिया है यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। उसके नीचे मैंने CLR रखा है क्लियर स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। फिर प्रिंट एफ से हम स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, बैकस्लैश एन लगाते हैं हम न्यू लाइन के लिए। तो वहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यूज़र एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डाल देगा जिसे हम स्कैन फंक्शन से प्रोसेसर के पास भेज देंगे। तो %f जो है इसमें उसको मैंने डबल कोट में लिखा है कॉमा %f। अब कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहेगा कि हमने f वेरिएबल लिया है और f तो हम %f में यूज़ कर रहे हैं, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। स्टूडेंट्स %f इज फॉर्मेट स्पेसिफायर नॉट f, %f एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अकेला f कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, वो हम वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को एक्सेप्ट करवा लिया अब तक। अब मुझे कैलकुलेशंस करनी है, तो मैंने लिखा c इज इक्वल टू एफ माइनस 32.0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 32.0 लिखा है, सिर्फ 32 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो एग्जैक्ट मुझे फ्लोट में ही चाहिए, मुझे डेसिमल डाटा टाइप में ही चाहिए। अगर मैं सिंपली एफ माइनस 32 करता तो हो सकता है कि वो मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ ना दे जो कि मुझे फ्लोटिंग पॉइंट्स में चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 32.0 को यूज़ किया है। ब्रैकेट बंद करने के बाद स्टूडेंट्स मैंने लिखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार साइन यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है। ये जो स्टार साइन होता है ये मल्टीप्लाई ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर स्टूडेंट मैंने 5.0 को डिवाइड किया 9.0 से, ये भी मैंने जानबूझ के डेसिमल में ही लिया है ताकि मुझे एग्जैक्ट डेसिमल में रिजल्ट्स मिल सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो सी वेरिएबल में आ जाएगा। अब मैं उसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ। \n न्यू लाइन के लिए मैंने लिखा है सेल्सियस टेम्परेचर इज़ %0.2f, वो फिर कॉमा सी, यहाँ पे आएगा सेल्सियस टेम्परेचर इज़ %0.2f को रिप्लेस कर दिया जाएगा आपका सी वेरिएबल के साथ। सेल्सियस टेम्परेचर इज़ जो भी सी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, लेकिन वो भी हम 2 डेसिमल प्लेस तक के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा प्लस %0.2f, तो वो आपका 2 डेसिमल प्लेस तक ही आएगा। और लास्ट में गेट सी एच आपका जो है एक इनपुट डाटा टाइप है, सॉरी इनपुट फंक्शन है, आपका एक इनपुट फंक्शन है। तो ये आपकी वहाँ पे वेट कर रहा है कि आप कोई करेक्ट इनपुट डालो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से मुझे एक नंबर को एक्सेप्ट करवाना है और फिर मुझे ये डिस्प्ले करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर एक किसी भी नंबर को रिवर्स कर दिया जाए और रिवर्स करने के बाद भी अगर हमें सेम नंबर मिलता है तो वो नंबर मेरा पैलिंड्रोम होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ 161 को अगर मैं रिवर्स करूँ तो 161 ही आता है, इसलिए वो मेरा नंबर पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स 343 को भी अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो वो सेम नंबर मुझे मिलता है, वो एक पैलिंड्रोम नंबर होगा। अब मैं आपको एक और नंबर बताने जा रहा हूँ 341, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो मेरे पास आता है 143, जो कि सेम नहीं है, तो इसलिए वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट समझ में आई, तो चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मेरे पास नीचे प्लेस नहीं था, जगह नहीं थी ज़्यादा आपको शो करने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा इस स्लाइड पे ये प्रोग्राम आपको दिखाना भी था, तो थोड़ी जगह नहीं बची थी, मैंने उसको हटा दिया, आप लिख सकते हो। तो वर्ड में ओपन करली ब्रेस से मैंने उसकी बॉडी स्टार्ट की। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले रखे हैं, नम जो मैंने ले रखा है इंटीजर में ले रखा है, आई वेरिएबल मैंने इंटीजर में ले रखा है,
डी आई जी वेरिएबल मैंने इंटीजर में ले रखा है, आर मैंने वेरिएबल इंटीजर में ले रखा है, लेकिन आर को मैंने 0 से इनिशियलाइज भी कर रखा है यहाँ पे। फिर क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट स्क्रीन पे मैसेज आएगा प्रिंट एफ की हेल्प से, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ लिखा हुआ है \n एंटर ए नंबर। न्यू लाइन पे स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है एंटर ए नंबर। अब आप कोई नंबर डालोगे, स्कैनर फंक्शन से मैंने उसको एक्सेप्ट करवा लिया, मैंने लिखा %d डबल कोट्स में कॉमा %num। तो जो भी आपने वैल्यू डाली है, यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल लेने के एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ वो एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो यूज़र से इनपुट करवाई है वो इनपुट मैंने करवाई है 567 नंबर, मतलब नम की वैल्यू है इस टाइम पे 567। और फिर स्टूडेंट्स उसके नीचे मैंने लिख दिया i इज इक्वल टू नम। उस वैल्यू को मैंने i वेरिएबल में भी स्टोर कर दिया ताकि मेरी जो वैल्यू है वो सेव रहे। मेरी जो इस टाइम पे ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 567, उसको सेव रखने के लिए मैंने उसको i वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस नम वेरिएबल की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा लूप के अंदर, तो मैंने लिखा वाइल नम। मैंने सिंपली नम लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। अब आपका कन्फ्यूजन है कि यहाँ कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन क्यों नहीं आया, कोई लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ ऐसा क्यों नहीं आया या इक्वल टू। स्टूडेंट्स वाइल लूप कब तक चलता है आप बताओगे? वाइल लूप तब तक चलता है ना जब तक कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू कब होगी? जब नम की वैल्यू आपकी नॉन जीरो रहेगी, मतलब जीरो नहीं होके कोई और कुछ और रहेगा, तब तक ये लूप मेरा चलेगा। और जैसे ही नम की वैल्यू जीरो हो जाएगी ये मेरा लूप खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, लूप्स में अगर हम ट्रू वैल्यू देखना चाहते हैं तो ट्रू वैल्यू का मतलब है नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, और फॉल्स वैल्यू का मतलब है जीरो होनी चाहिए। तो नम की वैल्यू मान लो यहाँ पे 567 आई है मेरी, तो हमने इसको लूप में पास कर दिया 567 को, जो कि ट्रू वैल्यू होगी, फॉल्स वैल्यू नहीं होगी। फॉल्स तो होगी जीरो, जब वो जीरो हो जाती है तो अब स्टूडेंट्स जब मेरी पहली इटरेशन चलेगी, अब मैंने साइड में आपको एक टेबल दिखा रखी है, इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करना आप। तो अब जैसा ही लूप में पास कर दिया तो इसका मतलब लूप वैल्यू तो ट्रू है, इसका मतलब लूप चलेगा। लूप चलेगा तो पहली इटरेशंस में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, टेबल बना रखी है इटरेशन, इसमें डी आई जी की वैल्यू मैंने लिख रखी है, आर की वैल्यू लिख रखी है, और नम की वैल्यू इसमें मैंने लिख रखी है। और यहाँ पे मैंने इटरेशंस लिख रखी है, कितनी इटरेशन चलेंगी, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 3 इटरेशन चलेंगी। स्टूडेंट्स ये नंबर तो मैंने यूज़र से एक्सेप्ट करवाया है 567। यूज़र तो कुछ भी नंबर डाल सकता है, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि मान लो यूज़र ने 567 डाला है, यूज़र 4 डिजिट्स का भी डाल सकता है, 5 डिजिट्स का भी डाल सकता है। तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये लेके चल रहा हूँ कि मैंने यूज़र से 567 को एक्सेप्ट करवाया है। तो नीचे अब फर्स्ट इटरेशन में जब मेरा ये लूप चलेगा तो इसमें देखो डी आई जी मैंने लिख रखा है, डी आई जी इज इक्वल टू नम %10। टेबल में भी देखो और मैंने लूप में भी यही सेम चीज़ लिख रखी है, डी आई जी इक्वल टू नम %10। नम की वैल्यू स्टूडेंट्स आप टेबल में भी देख सकते हो, और लूप के अंदर जो प्रोग्राम मैंने लेफ्ट साइड में बना रखा है उसमें भी देख सकते हो। लूप के अंदर ही मैंने लिख रखा है डी आई जी इज इक्वल टू नम %10। डी आई जी का मतलब यहाँ पे मैं डिजिट से लेके चल रहा हूँ। तो अगर उसमें टेबल में आप देखते हो फर्स्ट इटरेशन में तो नम की वैल्यू थी 567, उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर वैल्यू इसमें निकालेंगे, तो इसमें रिमाइंडर वैल्यू मेरे पास आ जाती है 7। तो डी आई जी की वैल्यू मेरे पास इसमें 7 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स लूप में ही आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट है मेरे पास r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई 10 प्लस डी आई जी। अब r की इनिशियल वैल्यू हमने क्या ले रखी है ऊपर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो r की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम स्टार्टिंग में तो 0 ही लेके चलेंगे। तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस डी आई जी की वैल्यू क्या आई थी, डी आई जी की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी, तो मैंने लिखा है 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, मतलब आर की मेरे पास अब वैल्यू 7 हो चुकी है। डी आई जी की वैल्यू मेरे पास 7 हो चुकी है, आर की वैल्यू भी मेरे पास 7 हो चुकी है। फिर स्टूडेंट्स नम की वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, ये लूप के अंदर थर्ड स्टेटमेंट है। अब आप टेबल में आ जाइए, यहाँ पे नम की वैल्यू है 567 जिसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वोशिएंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी, क्योंकि 7 तो रिमाइंडर आ चुका है, जबकि क्वोशिएंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 556 आ जाएगी। तो 56 हमने यहाँ पे लिख दिया अभी तक। स्टूडेंट्स लूप तो दोबारा चलेगा ही चलेगा। अब लूप दोबारा जब चेक करेगा नम की वैल्यू को, तो नम की वैल्यू 56 है, और 56 का मतलब है वैल्यू ट्रू है, ट्रू है तो लूप दोबारा चलेगा।
तो दोबारा अब हम सेकंड इटरेशन में आ जाते हैं। सेकंड इटरेशन में डी आई जी इज इक्वल टू नम की वैल्यू जो कि 56 है, 56 को हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो सेकंड इटरेशन में मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर आया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की लास्ट वैल्यू हमें जो मिली है अभी तक 7 मिली है, तो 7 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस डी आई जी की वैल्यू जो नई वैल्यू आई है, डी आई जी की नई वैल्यू क्या आई है 6 आई है। तो 7 को 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया, प्लस उसमें 6 ऐड कर दिया तो 76 हो गया। मतलब आर की नई वैल्यू 76 हो चुकी है और नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 आ गया। तो नम की वैल्यू इसमें 56 थी, 56 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट वैल्यू मेरे पास इसमें 5 आ जाएगी। लूप दोबारा चलेगा क्योंकि नम बिट ट्रू है, तो फाइल जब हम नम को चेक करेंगे नम की वैल्यू आपकी नॉन जीरो है जो कि ट्रू वैल्यू है, तो लूप दोबारा चलेगा। तो अब इसमें डी आई जी की दोबारा थर्ड इटरेशन में हम वैल्यू निकालेंगे। डी आई जी इक्वल टू नम की वैल्यू मतलब 5% 10 क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई कोई लेस वैल्यू को हम किसी लेस वैल्यू के पहले वैल्यू जो लेफ्ट साइड में आपकी कोई वैल्यू है वो लेस है आपकी राइट वाली वैल्यू से, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई लेस वाली वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू से अगर छोटी है और बीच में हमने परसेंट साइन का यूज़ किया हुआ है, मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, तो वो सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पे वही स्टूडेंट हमने किया, 5 को जब मैं 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूँ तो वो 5 ही मुझे यहाँ पे मिल जाएगा वापस। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो आर की वैल्यू थी लास्ट वैल्यू हमें मिली थी 76, तो 76 मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट की नई वैल्यू, तो 76 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 760 हो जाएगा, प्लस में 5 ऐड कर दोगे तो 765 आ गया। स्टूडेंट ये मैंने अलग से रेड इसलिए कर रखा है क्योंकि आप देखोगे कि हमें रिवर्स मिल गया, हमारे पास जो नंबर था उसकी वैल्यू थी 567 और आर की रिवर्स वैल्यू क्या आई है 700, आर के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हुई है 765 जो कि उसका रिवर्स है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हमें लूप को भी चेक करना है, लूप दोबारा ना चले कहीं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो थर्ड वैल्यू है नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, नम की वैल्यू 5 है, 5 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्वोशिएंट वैल्यू तो इसमें 0 आएगी लेकिन रिमाइंडर इसमें 5 आएगा। ध्यान रखना ये स्टूडेंट, अगर 5% 10 यूज़ करते हैं तो 5 रहेगा, लेकिन 5 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। 0 मिला इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, लूप से हम बाहर आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स लूप से बाहर आने के बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैंने लिख रखा है \n %d इज़ द रिवर्स नंबर ऑफ %d। ठीक है, और फिर मैंने कॉमा r, i लिखा है। तो पहला जो %d है वो उसको r रिप्लेस कर देगा और दूसरा %d है उसको i रिप्लेस कर देगा। स्टूडेंट यहाँ पे नम की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है, नम की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो चुकी है, लेकिन मैंने नम की वैल्यू को स्टार्टिंग में ही i में स्टोर कर दिया था यहाँ पे। अब समझ में आया मैंने क्यों स्टोर किया था स्टूडेंट्स, क्योंकि नम को तो हम लूप में यूज़ कर रहे थे, उसकी वैल्यू तो 0 होनी ही थी, लेकिन मैंने उस की वैल्यू को i में सेव रखा है। तो यहाँ पे वही मैं लिख रहा हूँ %d इज़ द रिवर्स नंबर ऑफ %d। तो पहली r की वैल्यू मतलब जो है क्या थी 765 इज़ द रिवर्स नंबर ऑफ 567, ये मुझे यहाँ पे आंसर यहाँ तक मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे ये चेक करना है क्या i और r इक्वल है, इक्वल हो गए तो वो पैलिंड्रोम नंबर है, अगर इक्वल नहीं है तो वो नॉन पैलिंड्रोम नंबर है। तो वो स्टूडेंट मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, इफ़ i इज इक्वल टू r है तो मैं डिस्प्ले करवा दूंगा पैलिंड्रोम नंबर, एल्स अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं प्रिंट एफ में क्या डिस्प्ले करूँगा नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, लास्ट में स्टूडेंट गेट सी एच है जो कि करेक्टर इनपुट को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये आपकी वेट करता रहेगा, जब तक आपको करेक्टर इनपुट नहीं डालते तब तक वहीं पे उसी स्क्रीन पे रहेगा, और जैसे ही आपको करेक्टर इनपुट डालते हो तो आप स्क्रीन से बाहर आ जाओगे। तो मैंने आपको बताया था कि गेट सेट का मतलब किस लिए यूज़ करते हैं, वैसे हमें यूज़ करना ही चाहिए ताकि हम अपनी आउटपुट सेम स्क्रीन पे देख सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें दोबारा से यूज़र स्क्रीन पे या आउटपुट स्क्रीन पे आना पड़ेगा शॉर्टकट की प्रेस करके, Alt F5 हमारे पास शॉर्टकट की होती है, उसको प्रेस करके। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं थोड़ा वीडियो को छोटा बनाया करूं। तो स्टूडेंट्स मैं अभी इसे ख़त्म करता हूं, मैं ये प्रोग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए
आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो, बेस्ट वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।